अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इस चैप्टर को हमने बेटा अपनी एंट्री टेस्ट की सीरीज़ के अंदर स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर में से आज का हमारा टॉपिक है बेटा सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। और भी काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी हमारे होते हैं फ़िज़िक्स से मुताल्लिक़, इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ आपके बनती हैं। तो आज हमने इसको स्टार्ट करना है बेटा। आसान है, इजी है, लेकिन इसके अंदर कुछ जो बेसिक आपके नए रूल्स होंगे, लॉज होंगे कि कम्प्लेक्स नेटवर्क को कैसे हमने इजी करके इनको चेक करना है। तो वो आपने बेटा साथ साथ नोट कर लेने हैं जो आपके रूटीन के सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। series combination of the resistors. If the resistors are connected end to end such that the same current is passing through all of them is called as series combination of the resistor. कि आप रेजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट करें कि एक रेजिस्टर दूसरे रेजिस्टर के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाए कि करंट के लिए एक पाथ रह जाए, करंट एक पाथ से पास कर रहा हो, ठीक है, करंट के लिए कोई दूसरा पाथ ना हो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बेटा हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। हर एक रेजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड हो, एक का एंड दूसरे के साथ, दूसरे का एंड तीसरे के साथ, ये कॉम्बिनेशन आपके पास बनता है। सिंपलर इज दैट। अगर बेटा इसको देखें कि आपके पास दो टर्मिनल्स हैं, ए और दूसरा है आपके पास बेटा बी। एक रेजिस्टर का एंड दूसरे रेजिस्टर के एंड के साथ कनेक्टेड है, R1 R2 इस तरह कनेक्टेड हो। अब करंट के लिए देखें एक ही पाथ है, ये एक ही पाथ रहेगा, किसी भी एक तरह से देखें। दूसरे के लिए हियर ऐसे आपके पास ये ए टर्मिनल है और दूसरा बेटा आपके पास ये बी टर्मिनल है। R1 R2 R3 को देखें तो करंट के लिए एक ही पाथ है, यहाँ से पास करता हुआ इस रेजिस्टर में से ऐसे पास होगा और इस तरह से एंटर होगा बी की तरफ। करंट के लिए एक ही पाथ, तो ये सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड है। कुछ प्रॉपर्टीज़ बेटा किसी भी एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए कि हमेशा करंट एक जैसा पास होगा। ये पहली प्रॉपर्टी कि I1 I2 I3 सारे एक जैसे होंगे। पहले रेजिस्टर के ऊपर करंट कितना होगा, दूसरे रेजिस्टर के ऊपर कितना करंट होगा, तीसरे रेजिस्टर के ऊपर कितना करंट होगा, सब के लिए एक जैसा करंट। तो इसीलिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 अप टू सो ऑन, जो भी कंसिडर कर लें। और तमाम तर करंट्स की रेशो ये 1 के बराबर होगी। बेटा ये आपकी MCQs बनी पड़ी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेशो ऑफ करंट्स हमेशा 1 के बराबर रहती है, यूनिटी के बराबर रहती है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा वोल्टेज डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वोल्टेज हर लम्हा हर रेजिस्टर के ऊपर डिवाइड हो रहा होगा। पहले पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, दूसरे पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तीसरे पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। हमने टोटल वोल्टेज जो हम किसी एक सेल या किसी एक बैटरी की मदद से प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो कैलकुलेट करना है तो हर एक रेजिस्टर के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, V1 पहले रेजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज, V2 दूसरे रेजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज, अप टू सो ऑन V3 बना लें, V4 बना लें। तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है हर जगह। इसके बाद तीसरी इसकी बेटा जो प्रॉपर्टी है, चूंकि कांस्टेंट करंट इसमें से फ्लो कर रहा होता है, तो इसीलिए बाई ओहम लॉ V बराबर है IR। I कांस्टेंट है तो V हमेशा R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी कम रेजिस्टेंस वहाँ कम वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर के लिए अगर V और R के दरमियान में ग्राफ को देखें, ग्राफ हमारा किस तरह का बनता है यह ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू द सेंटर होगा, क्योंकि V और R के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन भी है और दोनों के ऊपर पावर 1 है। तो वो आप बेसिक लेक्चर जाकर सुन सकते हैं। इसके बाद बेटा अगर कांस्टेंट हमारे पास करंट की वैल्यू हो तो पावर हम बेटा इसका रिलेशन लिखते हैं P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। I कांस्टेंट है तो पावर और रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। अब इनका ग्राफ किस तरह का होगा, एक के अंदर रेशो बता दी जाए तो दूसरे की रेशो क्या होगी। आपको अगर दो वैल्यूज़ रेजिस्टेंस की बता दी जाती हैं, एक पावर की बता दी जाती है, तो पावर की दूसरी अननोन वैल्यू क्या होगी, फार्मूला कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें इन तमाम तर क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करें। और यही आपके क्वेश्चंस हैं, कोई इतना बड़ा इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी नहीं पैदा करता वो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वन,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, जिसे टोटल रेजिस्टेंस का भी नाम दिया जाता है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमने सीरीज कनेक्शन के लिए कैसे फाइंड करनी है वो बेटा, अब अगर तो हमारे पास तमाम तर रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस के हों, डिफरेंट रेजिस्टेंस रखने वाले, मुख्तलिफ रेजिस्टेंस रखने वाले, एक जैसी रेजिस्टेंस ना हो और अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास दो से ज़्यादा सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या जिसे दूसरा नाम बेटा टोटल रेजिस्टेंस का देते हैं, ये बेटा बराबर होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन, nth चाहे रेजिस्टर कनेक्टेड हैं सबके रेजिस्टेंस को ऐड कर दें। अब अगर इस तरह से इनको ऐड कर दें तो एक नई प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ये लार्जर होगी उस रेजिस्टेंस के जो कि कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हो। मतलब कि आपने n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जोड़े हुए हैं और वो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बेटा इस तरह से कनेक्टेड हैं कि सीरीज बन रहा है। ओके, फिर हम ये चेक करते हैं कि हमने उनकी जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट या टोटल निकालनी है, तो आप उसको देखेंगे कि कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं उसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस रखने वाला रेजिस्टर उसकी भी रेजिस्टेंस से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है। अब अगर तो हमारे पास दो मुख्तलिफ रेजिस्टर्स आपस में सिंपल सर्किट के अंदर कनेक्टेड हों, दो रेजिस्टर्स हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं और उन्हीं दो रेजिस्टर्स के लिए अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो ये आर टोटल बराबर होगा R1 प्लस R2। अब अगर तो हमारे पास तमाम तर जितने भी रेजिस्टर्स हैं दो से ज़्यादा हैं लेकिन सेम रेजिस्टेंस रखते हैं, सारे सेम रेजिस्टेंस के, तो हम क्या करेंगे बेटा, उनके टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनकी तादाद से किसी एक रेजिस्टर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो वहाँ से हमें इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ये शॉर्ट की हम आगे इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक शॉर्ट फार्मूला आपके पास आ जाता है। अगर तो दो रेजिस्टर सेम रेजिस्टेंस रखते हैं, टू का कॉम्बिनेशन है, सेम रेजिस्टेंस रखने वाले, हमारे पास सेम रेजिस्टेंस है, दो का सिंपल था हमने सर्किट कोई बनाया हुआ है, तो इस तरह के सर्किट के अंदर अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी एक रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को आप नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हमने दो रेजिस्टर का एक सिंपल सा सर्किट बनाया हुआ था। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है एक रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे हम बारहा इस्तेमाल करेंगे अपने किसी भी एक कम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर, बहुत आसान रहेगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगर तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं सीरीज में कनेक्टेड है, इट्स ओके, और वो डिफरेंट रेजिस्टेंस रखते हैं, ये कंडीशन भी ध्यान में रखिएगा, डिफरेंट रेजिस्टेंस रखने वाले, तो हर एक के ऊपर कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस पर हमारे हेल्प करता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। दो रेजिस्टर्स हों, डिफरेंट रेजिस्टेंस भी रखते हों और वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं, हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल एक अलग अलग जो रेजिस्टर है उसके ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको फाइंड करना चाहें, और उसने हमें बैटरी का वोल्टेज भी बता दिया, तो आपने फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है, V1 बराबर है R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी। पहले रेजिस्टर के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा आपने इसी फार्मूला से इसको कैलकुलेट कर लेना है। दूसरे रेजिस्टर के ऊपर क्या कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो होगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू V। बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है दोनों की रेजिस्टेंस का सम करें और R2 की रेजिस्टेंस के ऊपर दोनों की रेजिस्टेंस का सम को डिवाइड करने के बाद बैटरी के वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर लें, आपको सेकंड रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मिल जाएगा। तो ये दो के लिए वैलिड है वोल्टेज डिवाइडर रूल, आप इनको दो से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे बेटा। इसके बाद देखिए बेटा, अगर तो दो रेजिस्टर्स हैं और सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं लेकिन दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, पहले क्या थी बेटा डिफरेंट, तो उसके लिए आपने पहले के रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपने फाइंड करना है V1 से आई नेट। हमें तो पता होगा ना करंट सेम है, करंट की वैल्यू तो आप फाइंड कर लेंगे, उसको R1 से मल्टीप्लाई कर लेना। दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, आने वाला करंट कितने उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज वो भी आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से दो सेम रेजिस्टेंस रखने वाले दो रेजिस्टर्स और उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हो
तो हर एक के ऊपर इंडिविजुअली क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आप इन दो फार्मूलिज्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर तो हमारे पास हर एक के ऊपर कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और हर एक की रेजिस्टेंस है, तो हर एक का वोल्टेज हमेशा नेट वोल्टेज कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द रेजिस्टर्स, उसके ऊपर डिवाइड कर लेंगे, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ये एक मेथड है आपके पास। इस तरह से हो सकता है वो आपको नेट वोल्टेज की वैल्यू बता देता है, वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू बता देता है, और नंबर ऑफ रेजिस्टर सर्किट में ऑलरेडी मौजूद होंगे, किसी एक पर कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी ध्यान में रखिएगा कि हम रेजिस्टेंस उनकी सेम रहनी चाहिए। अगर तो उनकी रेजिस्टेंस आपके पास डिफरेंट है तो वी नेट कैसे फाइंड करेंगे, वो हम IR1 R2 R3 यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, वी नेट आपके पास आ जाएगी। तो ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आपका दूसरा रूल होता है ये प्रोपोर्शनल वोल्टेज रूल। प्रोपोर्शनल वोल्टेज रूल है क्या? देखिए, अगर तो आपके पास तमाम तर रेजिस्टर जितने भी कनेक्टेड थे, इट्स ओके, आपने उनकी इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए और आपको नेट वोल्टेज का भी पता लग गया है कि कितना कुछ हर एक के ऊपर ड्रॉप हुआ था। ठीक है, तो नेट वोल्टेज आपको प्रोवाइड कर देता है नेट रेजिस्टेंस के साथ R1 डिवाइडेड बाई R नेट और V नेट वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल वोल्टेज रूल या प्रोपोर्शनल वोल्टेज लॉ के इंडिविजुअल किसी भी एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड कर सकते हैं, नेट वोल्टेज अगर वो दे देता है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रेजिस्टर के अक्रॉस कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, नेट वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना है R2 डिवाइडेड बाई R नेट से। नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर आपकी बुक के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो ये आप प्रोपोर्शनल वोल्टेज रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन रूल्स को इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के MCQs हैं उनके सोल्यूशन के अंदर हमें इस्तेमाल करेंगे। इनको आपने नोट करके रखना है। बस आज के लिए इतना ही कुछ था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हमने देखना था और कुछ रूल्स इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।